हेलो दोस्तों, मैं केएल रनवा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केएल साइंस पॉइंट के नाम से। दोस्तों, हम है जो बात कर रहे थे रेडियो सक्रियता की, रेडियो एक्टिविटी, या जिसे मैं कह सकता हूँ रेडियो धर्मिता, मतलब हेनरी बेकुरल के बारे में, और मैडम क्यूरी व पियरे क्यूरी जो उनके जो पति पत्नी थे उनकी हम जो बात कर रहे थे। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं या जो रेडियो सक्रिय जो तत्व होते हैं उनसे कुछ किरणें निकलती है जो आदर्श से होती है, उनसे कुछ किरणें निकलती है जो आदर्श से होती है। उन आदर्श किरणों की है जो हम बात करें, क्या कि वो आदर्श किरणें वास्तव में होती कौन सी है, और मतलब कि किस तरीके से वो जो प्रयोग में की जाती है, या वास्तव में होती क्या, और वहां से क्वेश्चन है जो कैसे पुटअप है जो किए जाते हैं। तो वो किरणें जो रेडियो सक्रिय किरणें होती है, जो रेडियो सक्रिय पदार्थ होता है, रेडियो सक्रिय पदार्थ, अगर परिभाषा की बात करूं तो रेडियो सक्रिय पदार्थों से निकलने वाली आदर्श किरणें क्या कहलाएगी? रेडियो सक्रिय किरणें कहलाएगी, जिसे मैं कह सकता हूं बेकुरल किरणें। इन्हें क्या कहा जा सकता है? बेकुरल किरणें भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? बेकुरल किरणें भी है जो कहा जा सकता है। इन बेकुरल किरणों पर, इन आदर्श किरणों पर वैज्ञानिक का नाम क्या याद रखना है? रदरफोर्ड। वैज्ञानिक का नाम क्या याद रखोगे? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड नामक एक वैज्ञानिक था, उन्होंने 1902 में इन किरणों पर प्रयोग किया था। रेडियो सक्रिय पदार्थों से या तत्वों से निकलने वाली आदर्श किरणों को बेकुरल किरणें या रेडियो सक्रिय किरणें है जो कहा जाता है। और इन किरणों पर रदरफोर्ड ने 1902 में प्रयोग किया। प्रयोग कैसे किया? प्रयोग ऐसे किया कि एक विद्युत सेक्टर लिया। प्रयोग कैसे किया? एक विद्युत सेक्टर लिया। ये मेरे पास एक विद्युत सेक्टर है। क्या है? विद्युत सेक्टर है। इन विद्युत सेक्टर से इन बेकुरल किरणों को इन्होंने गुजारा। जैसे यहां से कुछ किरणों को गुजारा, और विद्युत सेक्टर तो सीधी सी बात है कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आवेश जो होंगे, पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। तो यहां से इन्होंने इन किरणों को गुजारा। जैसे एक किरण ये हो गई, दूसरी ये हो गई, और तीसरी मेरे पास ये होगी। ठीक है, इस तरीके से ये जानी चाहिए। यहां से इस तरीके से जो जानी चाहिए। जब पहली किरण यहां से निकली, तो ये इस दिशा में नहीं जाकर थोड़ी सी ऋण ध्रुव की ओर स्थापित हो गई, थोड़ी सी ऋण ध्रुव की ओर स्थापित हो गई, यहां स्थापित हो गई। ठीक है, दूसरी किरण को इन्होंने गुजारा तो वो डायरेक्ट सीधी चली गई, मतलब कि वो स्थापित नहीं हुई। और जब तीसरी किरण को इन्होंने गुजारा तो ये इस धन ध्रुव की ओर, मतलब कि जाना तो इस दिशा में था लेकिन यहां से इस दिशा में चली गई। ये तीन किरणें जो इन्होंने यहां से निकाली। तो जो किरणें ऋण ध्रुव की ओर गई, उन्हें क्या कहा गया? अल्फा किरण। क्या कहा गया? अल्फा किरण कहा गया। जो किरणें धन ध्रुव की ओर गई उन्हें कहा गया बीटा किरण। क्या कहा गया? बीटा किरण कहा गया। और जो किरण डायरेक्ट सीधी निकल गई इस विद्युत सेक्टर से, उन्हें कहा गया गामा किरण। क्या कहा गया? गामा किरण। ठीक है, ये किरण कौन सी है? अल्फा। ये कौन सी है? बीटा। और ये कौन सी है? गामा। इस तरीके से इन्हें प्रदर्शित किया जाता है। तो रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने 1902 में एक विद्युत सेक्टर लिया, और विद्युत सेक्टर के सीधी सी बात है नेगेटिव और पॉजिटिव आवेश होंगे। यहां से इन्होंने किरण को गुजारा, तो जो किरण नेगेटिव चार्ज की ओर चली गई, थोड़ी सी घूम गई, उसे इन्होंने क्या नाम दिया? अल्फा किरण नाम दिया। और जब नेगेटिव की ओर घूमी है, इसका मतलब अल्फा किरण पर आवेश कैसा होगा? प्लस आवेश होगा। आवेश कैसा होगा? प्लस आवेश होगा। और जो किरण प्लस आवेश की ओर घूमी है वो किस प्रकार की किरण होगी? वो ऋण आवेशित होगी। और जो किरण डायरेक्ट सीधी निकल गई, उस पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं है, वो कैसी है? उदासीन। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि बीटा किरणें होती है उदासीन होती है, धनावेशित होती है, या ऋण आवेशित होती है? तो अपना आंसर क्या रहेगा कि बीटा किरणें कैसी होती है? ऋण आवेशित होती है। गामा किरणें उदासीन होती है, और अल्फा किरण कैसी होती है? धन आवेशित होती है। इन पर चार्ज कैसा होगा? प्लस का होगा, पॉजिटिव का होगा। तो ये तीन किरणें थी। अब ये तीन किरणें होती क्या है, या यहां से और कैसे क्वेश्चन है जो पूछ जाते हैं वो देखना। ठीक है, तीन किरणें अपने पास जो निकल के आई है, कौन कौन सी? अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा, तीन प्रकार की किरणें है जो है। अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण। अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, ये कैसी है?
अल्फा किरण गामा किरणें हमेशा उदासीन होगी, बीटा किरणें ऋण आवेशित होगी। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बीटा किरणें कैसी होगी, ऋण आवेशित होगी, और अल्फा किरणें कैसी होगी, धन आवेशित होगी। अल्फा किरण कैसी होगी, धन आवेशित है जो होगी। अब देखना, ये जो अल्फा किरणें होती है, ये जो अल्फा किरणें होती है, इन अल्फा किरणों का भार है, अल्फा किरणों का जो भार होगा वो क्या होगा, कम होगा। अल्फा किरणों का क्या होगा, भार कम होगा। ठीक है, दूसरी बात क्या कह सकता हूं मैं कि जो अल्फा किरणों का जो वेग है वो भी क्या होगा, कम होगा। भाई भार कम है और वेग भी क्या है, कम है। तीसरी बात, भेदन क्षमता, भेदने की जो क्षमता बताऊंगा क्या होती है, भेदन क्षमता भी क्या होगी यहां पर कम होगी। चौथी बात मैं कह सकता हूं वेवलेंथ के बारे में कह सकता हूं, तरंग दैर्ध्य के बारे में कह सकता हूं, तरंग दैर्ध्य वो भी क्या होगी, तरंग दैर्ध्य भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अल्फा किरणों का भार कम होगा, भार कम होगा तो वेग कम होगा, भेदन क्षमता कम होगी, और तरंग दैर्ध्य का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बात करूं इसकी गतिज ऊर्जा की, गतिज ऊर्जा, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या रहेगी, हमेशा ज्यादा। इसकी गतिज ऊर्जा क्या रहेगी, हमेशा ज्यादा। दूसरी बात, इसका द्रव्यमान भी क्या रहेगा, ज्यादा या अधिक, द्रव्यमान भी क्या रहेगा, अधिक। भाई जो अल्फा किरण है इसका गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, अधिक होगी, और द्रव्यमान भी क्या होगा, अधिक होगा। तो आयनन क्षमता क्या होगी, आयनन क्षमता भी क्या होगी, आयनन क्षमता भी अधिक होगी। ठीक है, अब देखना कि जो अल्फा किरण होगी, अल्फा किरण का भार कम होगा, अल्फा किरण का क्या होगा, वजन कम होगा। तो अल्फा किरण का अगर भार कम होगा तो गामा किरण का क्या होगा, भार ज्यादा होगा। मतलब कि इन दोनों में आपको, बीटा किरण को छोड़ देना, यहां से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। जो चीजें इसमें कम है वो इसमें इससे ज्यादा होगी, और सबसे ज्यादा उसमें होगी। जो चीजें इसमें ज्यादा है वो इसमें इससे कम होगी, और सबसे कम किसमें होगी, गामा किरणों। तो बीटा किरणों से तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं बढ़ते, क्वेश्चन जो बढ़ेंगे वो अल्फा और गामा। कंपेरिजन किन में करना है हमें, अल्फा में और गामा में है जो करना है। अब वेग, भार, वेग, मतलब कि वेग कम होगा, और वेग कम होगा तो सीधी सी बात है तरंग दैर्ध्य का मान भी क्या होगा, कम होगा। देखो ये दोनों तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वेग और तरंग दैर्ध्य। जैसे जो तरंगे चलती है वो इस तरीके से चलती है, इस तरीके से चलती है। ठीक है, अब जिस तरंग का वेग कम है, जो धीरे धीरे चल रही है, जो वो लुढ़कते लुढ़कते चलेगी, ये यहाँ की तरंग दैर्ध्य। भाई दो तरंगों या दो गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहा जाएगा, वेवलेंथ है जो कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, वेवलेंथ कहा जाएगा। लेकिन ये किरण, ये जो गामा किरण है, ये क्या चलेगी, इसका वेग क्या होगा, ज्यादा। जब वेग ज्यादा होगा, हम स्पीड में चलेंगे तो इस तरीके से चलेगी, इस तरीके से चलेगी, तो दो तरंगों के या गर्तों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जिस किरण का वेग कम होगा उसका तरंग दैर्ध्य का मान भी क्या होगा, कम होगा। तरंग दैर्ध्य का मान भी क्या होगा, वहां पर कम होगा। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं, जैसे इन किरणों का भार लिखता हूं पहले, भार, वेग, भेदन क्षमता और तरंग दैर्ध्य, भेदन क्षमता और तरंग दैर्ध्य, ये चारों चीजें, भार, वेग, भेदन क्षमता और तरंग दैर्ध्य, इस अल्फा किरण की क्या है, कम है। तो यहां पर क्या होगी, इसकी क्या होगी, ज्यादा। ये भी ज्यादा होगी, ये भी ज्यादा होगी, ये भी क्या होगी, ज्यादा होगी। उसके बाद मेरे पास गतिज ऊर्जा, द्रव्यमान और आयनन क्षमता। गतिज ऊर्जा, द्रव्यमान और आयनन क्षमता, और आयनन क्षमता, ये तीनों ही क्या होगी, कम होगी। ये तीनों ही क्या होगी, कम होगी। भाई इसकी गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, कम होगी, द्रव्यमान भी कम होगा, और आयनन क्षमता भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो यहां पर इसका वेग कम है तो तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी, इसका वेग ज्यादा है तो तरंग दैर्ध्य भी क्या होगी, ज्यादा। ये यहां पे क्या लिखा, भेदन क्षमता। ये भेदन क्षमता क्या होती है, मतलब कि भेदने की क्षमता होती है। जैसे ये मेरे पास कोई स्रोत है, यहां से मैं अल्फा, बीटा और गामा किरणों को निकालूंगा। किनको निकालूंगा, ये मेरे पास स्रोत है, इस स्रोत से अल्फा, बीटा, गामा किरणों को निकालता हूं। ठीक है, मेरे पास तीनों किरणें निकलती है यहां से, ये तीनों किरणें यहां से निकल रही। ठीक है, सबसे पहले मैं, ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। यहां पर मेरे पास एक पेपर है, क्या रखा है, यहां पर एक पेपर रखा है, और यहां पर कोई इंसान खड़ा है। ठीक है, ये मेरे पास पेपर है और ये इंसान है, और सबसे अंत में मैं लिख देता हूं एक कांच। क्या है, कांच। इन पर लिख देता हूं, ये मेरे पास कोई पेपर है जैसे अखबार वगैरह है, और ये कोई इंसान खड़ा है, और ये मेरे पास कोई कांच है। ठीक है, तो अल्फा किरण जब निकलेगी, अल्फा किरण निकलेगी तो अल्फा किरण यहां से यहां पर रुक जाएगी। इसकी भेदन क्षमता कम है, भेदन क्षमता क्या है इसकी, कम है, तो कम होगी तो ये यहां आकर क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, और बीटा निकल जाएगी इसके पार, और गामा भी निकल जाएगी इसके पार। ठीक है, तो अल्फा किरण की भेदन क्षमता कम है, इसका मतलब इसे पेपर
केपर की जो परत होगी, एल्यूमिनियम की जो 0.1 माइक्रोन की जो परत होती है, वो भी इसे क्या होगी, रोक लेगी। उसके बाद में बीटा किरण इस पेपर से निकल गई, ठीक है। बीटा किरण यहां आने के बाद इस इंसान से या त्वचा से कह सकता हूं या हड्डियों से वगैरह, अपने शरीर की हड्डियों वगैरह से कह सकता हूं, तो यहां आते समय ये भी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है, ये रुक जाएगी। लेकिन गामा किरण अभी भी चल रही है, गामा किरण अभी भी चल रही है। तो गामा किरण कहां से रुक रही है, कांच से रुक रही है। कहां से रुक रही है, कांच से। तब मैं कह सकता हूं कि अल्फा किरण की भेदन क्षमता क्या होगी, कम होगी। गामा किरण की भेदन ये बीटा किरण की भेदन क्षमता क्या होगी, इस अल्फा से थोड़ी सी ज्यादा, और जो सबसे ज्यादा होगी वो किनकी होगी, गामा किरणों की भेदन क्षमता जो सर्वाधिक होती है। यहां से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किसकी भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है, कम किसकी होती है, और भेदन क्षमता ज्यादा होती है। एक चीज और याद रखना कि ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। जो गामा किरणें होती है वो कैसी होती है, विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती है। और इस बीटा का तो मैंने पहले भी एग्जाम जो आइसोटोप आइसोबार हम पढ़े थे, उसमें भी इस बीटा किरणों से मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि बीटा किरणों के उत्सर्जन से समबारिकों का निर्माण होता है, समबारिक का निर्माण होता है, आइसोबर्स का निर्माण होता है, आइसो बार कह देता हूं, आइसोबार या आइसोबर्स का जो निर्माण होता है कि बीटा किरणें, अगर बीटा किरण उत्सर्जित होगी किसी परमाणु, किसी तत्व के परमाणु से, तो वहां पर क्या बनेंगे, समबारिक बनेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको समय भी है जो बताया था। और यहां पर याद क्या रखना आपको कि गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है और इनकी भेदक क्षमता क्या होगी, सर्वाधिक होगी। भेदक क्षमता क्या होगी, सर्वाधिक। इस तरीके से जो क्वेश्चन पुटअप है जो किया जाएगा। तो यहां पर भेदक क्षमता सर्वाधिक किसकी हो रही है, गामा की, उसके बाद में बीटा की, और सबसे कम भेदन क्षमता किसकी है, अल्फा की सबसे कम है जो भेदन क्षमता है। उसके बाद गतिज ऊर्जा हो गई, द्रव्यमान, कोई दिक्कत नहीं। आयनन क्षमता भी सर्वाधिक किसकी होगी, अल्फा किरणों की होगी। मतलब कि आयनन क्षमता सर्वाधिक अल्फा किरणों की होगी और सबसे कम किसकी होगी, गामा किरणों की। मतलब कि गैस के अणुओं को आयनन करने की क्षमता, गैस के अणुओं को आयनित करने की क्षमता, गैस के किरणों को आयनित करना, वो क्या होगी, उस पदार्थ, उस किरण की क्या होगी, आयनन क्षमता होगी। तो सबसे ज्यादा इसका वेग क्या है, कम है। वेग कम होगा तो ये आयनित करते हुए जाएगी, वेग क्या है, कम हो तो ये आयनित करते हुए जाएगी, और इसका वेग क्या है, ज्यादा है, तो ये मतलब कि धीरे जाएगी, इसलिए इसकी आयनन क्षमता क्या हो गई, कम होगी। ये गैस के अणुओं को क्या नहीं करेगी, आयनित है जो नहीं करेगी, ठीक है। एक चीज और याद रखना आप अल्फा कण में कि अल्फा कण में 2 प्रोटॉन, अल्फा कण में 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन होते हैं अल्फा कण में। ये क्वेश्चन याद रखना, बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम एसएससी 2013 में पूछा गया था कि अल्फा कण में होता है 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन। आंसर क्या होगा, अल्फा कण में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अल्फा कण में क्या होता है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है जो होते हैं। अब देखना 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं यहां से इन किरणों से, ये चीज तो आपके समझ में आई गई होगी। अब देखना, देखिए ये मेरे पास क्या कोई परमाणु है, क्या कोई परमाणु है। यदि किसी परमाणु से कोई अल्फा किरण निकलती है, कौन सी किरण निकल रही है, यहां पर अल्फा किरण निकल रही है। यदि किसी परमाणु से अल्फा किरण निकलती है तो वह उस परमाणु के परमाणु संख्या में तथा उसकी द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन होता है, द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन होता है। अब परिवर्तन होता है क्या, परमाणु संख्या में तो 2 इकाई का परिवर्तन होगा, परमाणु संख्या में तो कितना परिवर्तन होगा, 2 इकाई का, और द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई का परिवर्तन होगा। सीधी सी बात है, यदि किसी तत्व के परमाणु से अल्फा किरण निकलती है तो उसकी परमाणु संख्या में तो 2 इकाई का परिवर्तन होगा और उसकी द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई का परिवर्तन होगा। जैसे यूरेनियम 238 की बात करते हैं, यूरेनियम 238, ये यूरेनियम 238 मेरे पास क्या कोई परमाणु है। इस परमाणु से यदि अल्फा किरण निकलेगी, अल्फा किरण निकलेगी तो निर्माण किसका होगा भाई, ये क्या है, परमाणु संख्या, क्या है, परमाणु संख्या। 2 इकाई में क्या आ जाएगी, यहाँ पर कमी आ जाएगी, 2 में क्या होगा, परिवर्तन होगा, और 2 में परिवर्तन होगा तो वो किस में बदल जाएगा, थोरियम में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, थोरियम में जो बदल जाएगा। और उसकी द्रव्यमान संख्या, ऊपर द्रव्यमान संख्या दर्शाई जाती है, पिछले वीडियो में मैंने बता दी है। द्रव्यमान संख्या यहाँ पर 238 है, ये कितनी हो जाएगी, 234 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 234। तो इस तरीके से यदि किसी तत्व के परमाणु से अल्फा किरण निकलती है तो उसकी परमाणु संख्या में तो 2 की कमी आएगी, द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की है जो कमी आएगी। और यहाँ पर 92 यूरेनियम 238 में से जब अल्फा किरण निकलेगी तो किसका निर्माण होगा, थोरियम का निर्माण होगा, थोरियम 234 का है जो निर्माण होगा। अब यदि किसी तत्व के परमाणु से बीटा किरण निकलती है, कौन सी किरण, बीटा किरण निकलती है, किसी तत्व के परमाणु से यदि बीटा किरण निकलती है तो उसकी परमाणु संख्या, तो उसकी परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि, 1 इकाई की क्या होगी, वृद्धि होगी। यदि किसी तत्व के परमाणु से बीटा किरण निकलती है तो उसकी परमाणु संख्या से 1 की वृद्धि होगी तथा द्रव्यमान संख्या में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन है जो नहीं होगा।
द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहेगी। द्रव्यमान संख्या क्या रहेगी यहाँ पर? अपरिवर्तित है जो रहेगी। यदि किसी तत्व के बीटा कण से, किसी तत्व के परमाणु से बीटा किरण निकलती है तो उसकी जो परमाणु संख्या में तो क्या होगी? 1 की वृद्धि हो जाएगी। परमाणु संख्या में क्या हो जाएगी? 1 की वृद्धि हो जाएगी। और उसकी जो द्रव्यमान संख्या होगी वो क्या रहेगी? हमेशा अपरिवर्तित है जो रहेगी। आपको याद क्या रखना है कि अल्फा किरण निकलेगी तो परमाणु संख्या में 2 इकाई की वृद्धि, द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी, वृद्धि नहीं कमी। और आगे बीटा किरण निकलती है तो द्रव्यमान संख्या हमेशा क्या रहेगी? अपरिवर्तित रहेगी और परमाणु संख्या में क्या हो जाएगी? 1 की वृद्धि हो जाएगी।